Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I am your biology teacher. आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे गोल्जी एपरेटस, उसका स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर बहुत सारी सिक्रीशंस और बहुत सारी प्रोडक्टिविटी जो है वो डिपेंड कर रही है इस ऑर्गेनेल के ऊपर। तो डिटेल्स देखते हैं वाइट बोर्ड पे। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसके अपने नाम की बात करेंगे। गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस, मुख्तलिफ नामों से इसको हम याद रख सकते हैं। ओके, अब जो इसका नाम है ये इसके डिस्कवरर की वजह से इसका ये नाम रखा गया है। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी चूंकि इसको डिस्कवर करने वाला है तो उसी के नाम पे इस ऑर्गेनेल का नाम भी रख दिया गया है गोल्जी अपरेटस। ओके, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा स्पेसिफिक और यूनिक सा स्ट्रक्चर है। गोल्जी ने जब इसको डिस्कवर किया तो इसको बस कुछ फ्लैटेंड और फोल्डेड मेम्ब्रेन्स नजर आई जो कि थोड़ी सी डेंस थी और डार्क कलर की थी और मौजूद ये एंडोप्लाज्मिक पार्ट में थी। तो इस वजह से इसको हम ये कहते हैं, टेक्निकली इसका हमने ये नाम रखा हुआ है कि गोल्जी apparatus is one of the components of the endomembranous systems. Okay? Endomembranous systems में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? इसके अंदर हम न्यूक्लियर एनवेलप को शामिल करते हैं, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शामिल किया जा सकता है जो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, और ये थर्ड कंपोनेंट है गोल्जी apparatus जो कि थर्ड कंपोनेंट बनेगा एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का। ओके, सो इसकी अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें हम कि ये देखने में कैसा नजर आता है, तो यहां पे आपकी बुक के अंदर कुछ टर्म्स यूज की गई हैं जिनको समझने के लिए यहां पे मैं तर्जुमा भी बताता हूं आपको और फिर वन बाय वन उनको डिटेल से डिस्क्राइब भी करता हूं। इट इज स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड membrane sacs। अब ये जो टर्म्स हैं इसमें सबसे पहले नंबर पे एक लफ्ज लिखा हुआ है स्टैक्स। स्टैक का मतलब होता है कि ढेर लगा देना। बिल्कुल इसी तरह से जैसे किसी गोदाम के अंदर बोरियां एक दूसरे के ऊपर तरतीब से रखी हुई होती हैं तो वो स्टैक्ड स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। ओके, फिर उसके बाद यहां पे जो दूसरा लफ्ज है दैट इज फ्लैटेंड। फ्लैटेंड का मतलब आप इसकी एनोलॉजी समझें अगर, तो हम यूं कह सकते हैं कि किसी बोरी को खाली कर लिया जाए और वो जो एक दबा हुआ सा पिचका हुआ स्ट्रक्चर बन जाता है वो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर कहलाता है। और फिर उसके बाद मेम्ब्रेन सैक्स, तो जो थैलियां खुद हैं, सैक्स थैला, जो थैलियां खुद हैं वो मेम्ब्रेन्स की बनी हुई हैं और मेम्ब्रेन्स के लिए हम स्पेसिफिकली यहां पे एक टर्म यूज कर रहे हैं सिस्टर्नी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आपका क्या ख्याल है कि ये टर्म कहीं और हम पहले पढ़ चुके हुए हैं? यस, एग्जैक्टली। सिस्टर्नी हम स्पेसिफाई करते हैं द नेम ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, लेकिन गोल्जी बॉडी चूंकि खुद डिराइव ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल से हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि सिस्टर्नी ही गोल्जी बॉडी की मेम्ब्रेन है। केमिकल नेचर इसकी, दे आर मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, और फिर उसके साथ ही साथ जो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, 2 लेयर्स पे मुश्तमिल है। ऑलराइट, अब जो सिस्टर्नी है इसके साथ समटाइम्स एक और डिफरेंशिएशन पॉइंट हमारे ज़हन में आता है कि कुछ किताबों में कुछ जगहों पे लिखा होता है कि गोल्जी अपरेटस, और साथ ही थोड़ी देर के बाद डिस्क्रिप्शन में जैसे आपकी किताबें में लिखा हुआ है गोल्जी कम्प्लेक्स। तो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन गोल्जी अपरेटस एंड गोल्जी कम्प्लेक्स, और दे आर द सेम टर्म्स फॉर द सेम स्ट्रक्चर? ओके, तो हम इसको एक बिल्कुल थिन लाइन के साथ डिफरेंशिएट करने लगे हैं, और वो क्या है कि व्हेन the cisternae are present along with associated vesicles जो छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। This structure
is now called Golgi complex. All right students, अब देखें अगर खाली मेम्ब्रेन्स हैं जिनका नाम हमने क्या रखा है सिस्टर्नी, अगर सिस्टर्नी के फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स नजर आ रहे हैं तो दैट इज गोल्जी अपरेटस. यस, और अगर उस गोल्जी अपरेटस के साथ एक साइड से अटैच्ड या एसोसिएटेड वेसिकल्स आपको निकलते हुए नजर आ रहे हो तो अब ये जो एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम कहेंगे गोल्जी कम्प्लेक्स. ओके, तो दिस कुड बी अ शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गोल्जी अपरेटस एंड गोल्जी कम्प्लेक्स. नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहां पे कुछ और टेक्निकल टर्म्स यूज करने लगा हूं मैं आपके लिए कि जो गोल्जी बॉडीज हैं ये बनी किससे हैं? फ्रॉम द ब्लेब्स दैट आर कमिंग फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, तो एक प्रोसेस मैंने आपको बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एंड के ऊपर जिसका नाम था ब्लेबिंग. ओके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टिप्स के ऊपर से छोटे छोटे गोल गोल वेसिकल्स अलहदा होते रहते हैं, डीटैच होते रहते हैं. उस प्रोसेस को हम कहते हैं बडिंग ऑफ. ओके, वो अलहदा होते रहते हैं और बाद में इकट्ठे होके फ्लैटेंड सैक्स बना देते हैं जो कि गोल्जी बॉडीज कहलाता है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब वो जो ब्लेब्स आ रहे हैं वो जिस साइड पे गोल्जी बॉडी के ऊपर इकट्ठे होते रहेंगे उस साइड के लिए कुछ टर्म्स हम यूज करने लगे हैं. उसको हम कहते हैं सिस फेस, दैट इज ऑल्सो नोन एज फॉर्मिंग फेस, that is also known as convex side, and that is also known as outer side of the Golgi apparatus. All right students, अब देखें ये जो चार मुख्तलिफ मैंने टर्म्स यहां पे लिखी हैं ये गोल्जी बॉडी की एक साइड को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होती हैं. ओके, कौन सी साइड को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होती हैं इसको हम डिफाइन कर लेते हैं ताकि आपको याद रह जाए ये वाला पॉइंट. क्या डिफाइन कर सकते हैं इसको हम? दिस इज the side of Golgi apparatus on which new blebs or vesicles coming from smooth endoplasmic reticulum are continuously attached. All right students, ये गोल्जी apparatus की वो वाली साइड है जिसके ऊपर मुसलसल वेसिकल्स जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज कर रहा है या बड ऑफ कर रहा है ब्लेबिंग के प्रोसेस के थ्रू, वो ब्लेब्स आपस में जुड़ते रहते हैं और आपस में अटैच होके बाद में फॉर्मिंग फेस के ऊपर आके जम जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, मिल जाते हैं और फिर उसके बाद ये गोल्जी अपरेटस को कंस्ट्रक्ट करने में कंट्रीब्यूट करते हैं. ऑलराइट, फिर इसी के साथ जो ऑपोजिट साइड है गोल्जी बॉडीज की दैट इज द अदर साइड, और इसको हम क्या कह सकते हैं? कनकेव फेस, कनकेव साइड, और ट्रांस फेस, और maturing face, और इनर साइड भी इसके साथ ही शामिल कर लेते हैं, इनर फेस. ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये हमारे पास दूसरी साइड की बात आ गई है. कनकेव जो अंदर की तरफ थोड़ा धंसा हुआ सा स्ट्रक्चर बनेगा, ट्रांस जहां से मटेरियल्स जो हैं अब प्रोडक्ट्स की फॉर्म में, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स या फाइनल प्रोडक्ट्स की शक्ल में कन्वर्ट होकर निकलने वाले हैं, और फिर इसी तरह मैच्योरिंग और इनर फेस ये दूसरे नाम है जो इसके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं. अब इसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं. इट इज द साइड ऑफ गोल्जी apparatus from which the product containing
vesicles are budded off or released. ये गोल्जी बॉडी की वो साइड है कि जहां पे बहुत सारे मटेरियल्स जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रेवल करते हुए वेजिकल्स के जरिए इसकी फॉर्मिंग फेज पे पहुंचे थे, वो चूंकि अभी अपनी इमैच्योर स्टेज में थे, उनको बहुत सारी पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजेस के जरिए मैच्योर किया गया और मैच्योर करने के बाद फिर उनको फिनिश्ड और फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया गया और फिर उनको पैक करके वेजिकल्स के अंदर यहां से बाहर निकाल दिया गया. तो ये वाली साइड जहां से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स रिलीज हो रहे हैं, दैट इज नोन एज द मैच्योरिंग फेज, और बाकी नाम यहां पे लिखे हुए हैं, कनकेव और इनर साइड और द ट्रांस साइड ऑफ द गोल्जी अपरेटस. ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये अभी तक हमने सिर्फ इसके स्ट्रक्चर की बात की है. अब अगर हम जरा आ जाएं फंक्शंस की जानिब, ओके, तो गोल्जी बॉडी इट इज परफॉर्मिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इनसाइड द सेल, और वो फंक्शंस क्या हैं उनको एनलिस्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं. फंक्शंस ऑफ गोल्जी apparatus. Okay, the first thing, अब जरा इसको मैं स्ट्रक्चर बना के उसके बाद मैं एक्सप्लेन करने लगा. ओके, जो फंक्शंस में सबसे पहली बात है वो हम स्टार्ट अगर करें ब्लेबिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लेट अस सपोज दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के किनारों से ब्लेबिंग हो रही है. ओके, ब्लेबिंग, ये जो वेजिकल्स बन के रिलीज हो रहे हैं. अब ये जो वेजिकल्स बन के रिलीज होते जा रहे हैं, इन वेजिकल्स ने आपस में फ्यूज होना है और इनकी फ्यूजन की वजह से बाद में गोल्जी अपरेटस हमें बनता हुआ नजर आएगा और इसकी मेम्ब्रेन का नाम सिस्टर्नी. ओके, अब ये जो गोल्जी अपरेटस बना है यहाँ पे, ये जो डिफरेंट हमने स्टैक्ड स्ट्रक्चर्स यहाँ पे शो किए हैं, इन स्ट्रक्चर के अंदर अपने बहुत सारे एंजाइम्स हैं जहां पे डिफरेंट टाइप्स के जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं और मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स हैं उनको बनाया जाता है और फिर उनको फाइनल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है. फिर यहां पे जो इनके टर्मिनल्स हैं, इनमें से कुछ वेजिकल्स रिलीज होते हुए या बर्ड ऑफ होते हुए नजर आ सकते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये एक बिल्कुल बेसिक सा स्ट्रक्चर में बना के आपको बताने लगा. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस इज सिक्रीशंस. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो पहला फंक्शन इसका, इसी को हम मेंशन करते हैं यहां पे, जिसकी वजह से गोल्जी अपरेटस इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर. ओके, ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहां पे एक नई बात मैं आपको बताने लगा हूं, और ये क्या है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, देयर आर द एंटीबॉडीज. ओके, अब ये जो एंटीबॉडीज हैं, दे आर व्हाट इन केमिकल नेचर, दे आर प्रोटीन्स. ओके, प्रोटीन्स जितनी भी हैं ये सब की सब सेल्स के अंदर राइबोसोम्स बनाते हैं. और प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था कि जो राइबोसोम्स हैं, जो भी प्रोटीन्स बनाते हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में भेज देते हैं. वहां से वो ट्रेवल करते हुए पहुंच जाती हैं इनके ब्लेब्स में, और उन इमेच्योर प्रोटीन्स को बाद में गोल्जी बॉडीज जो हैं ये प्रोसेस करते हैं और फिर उनको उसके फिनिश्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. अगर एंजाइम्स बनाने हो तो वो पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजेस के थ्रू एंजाइम्स में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे. अगर एंटीबॉडीज बनानी है तो उसको एंटीबॉडीज में कन्वर्ट किया जाएगा. अगर कोई और हार्मोनल सिक्रीशन प्रोड्यूस करनी है तो उसको फिर हार्मोन्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. ये एक जनरल सी एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंज की. अब जो बात यहां पे मैं आपको बताने लगा था वो ये है कि वो व्हाइट ब्लड सेल्स जिन्होंने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी होती हैं ताकि हमारी बॉडी मुसलसल हमें बहुत सारे जर्म्स और बहुत सारे इन्फेक्शन से बचा सके, तो वो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग व्हाइट ब्लड सेल्स, दे हैव मोर गोल्जी apparatus or Golgi complex systems in their cytoplasm as compared to non-secreting cells. Okay? जिन सेल्स ने ज्यादा सिक्रीशंस प्रोड्यूस करनी है
उनके पास ज्यादा गोल्जी बॉडीज होंगे, और जिनके पास सिक्रीशंस निस्बतन कम होती हैं उनके अंदर गोल्जी बॉडीज की तादाद भी कम होगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो सबसे पहला काम सिक्रीशंस। फिर दूसरे नंबर पे sorting and packaging. Sorting and packaging, sort out करना, तरतीब लगा देना। ओके, यहां पे sorting से मुराद क्या है? तरतीब लगाना। अब इससे हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं या आप किस तरह से इसको समझ सकते हैं? तो आप बेटा ये बात याद रखेंगे कि राइबोसोम्स जो प्रोटीन्स बना रहे हैं उस वक्त उन प्रोटीन्स की डेस्टिनेशन अभी तक कंफर्म नहीं है। ऑलराइट, मैसेज तो न्यूक्लियस ने भेज दिया। जब न्यूक्लियस ने मैसेज भेजा तो वो रॉ फॉर्म में प्रोटीन्स बनती चली गई, और वो प्रोटीन्स बाद में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चैनल्स तक पहुंची, और वहां से वो पहुंच गई गोल्जी बॉडीज के पास। अब गोल्जी बॉडीज ने सबसे पहले तरतीब लगानी होती है कि किन प्रोटीन्स को किस तरह के प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना है। दैट इज नोन एज सोर्टिंग। ऑलराइट, फिर उसके बाद वो तमाम प्रोसेसेस जिनके जरिए उन प्रोटीन्स को उनके मैच्योर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वो चेंजेस लाई जाती हैं, वो सारे केमिकल रिएक्शंस मुकम्मल किए जाते हैं, और उसके बाद फिर क्या किया जाता है? उनके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेनस कवर चढ़ा दिया जाता है। दैट इज नोन एज पैकेजिंग। ऑलराइट, बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे अगर हमारा लिविंग सेल एक बड़ी फैक्ट्री है तो उसमें जो पैकेजिंग डिपार्टमेंट है दैट इज बीन रेगुलेटेड बाय द गोल्जी अपरेटस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और ये इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फंक्शन भी है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोसिलेशन। ओके, अब ये वर्ड देख के या सुन के कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ग्लाइकोसिलेशन क्या चीज है? इट इज अ मोडिफिकेशन प्रोसेस। ओके, मोडिफिकेशन प्रोसेस से क्या मुराद है कि ग्लाइको, इसको तो देख के समझ आ जानी चाहिए, हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं। दिस इज द प्रोसेस इन विच प्रोटीन्स एंड लिपिड्स दे आर मोडिफाइड बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स विद देम। ओके, ये एक ऐसा अमल है कि जिसको अगर हम टू द पॉइंट यहां पे मेंशन करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स के साथ ऐड होंगे तो क्या बनेगा? ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में आप पढ़ चुके हैं मैं पहले, बहुत आसान जवाब है इसका। वेरी गुड। कार्बोहाइड्रेट्स व्हेन कंबाइंड विद प्रोटीन्स दे मेक अप ग्लाइकोप्रोटीन्स। ऑलराइट, इसी तरह से अगर कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन हो लिपिड्स के साथ, दे विल मेक अप व्हाट? यस, glycolipids. This process is called glycosylation. Okay? और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सेलुलर मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है प्रोटीन्स और लिपिड्स की फॉर्म में, गोल्जी बॉडीज क्या कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स को उनके साथ कंबाइन कर रहा है, और कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स के साथ कंबाइन होंगे तो इट विल मेक अप ग्लाइकोप्रोटीन्स, और अगर कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ कंबाइन होंगे तो दे विल मेक अप ग्लाइकोलिपिड्स। इन मॉलिक्यूल्स को बाद में फिर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर अगर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स मौजूद हैं तो उनकी वजह से हम सेल्स की टाइप्स को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, आसानी से उनके दरमियान में फर्क जो है उसको समझा जा सकता है। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस मॉडिफिकेशन फैक्टर ऑफ गोल्जी बॉडीज। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसके बाद हम अभी डिस्कस करते हैं वैक्यूल्स। जी स्टूडेंट्स, वैक्यूल्स आर द सिंपलेस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट बोथ इन एनिमल सेल्स एंड द प्लांट सेल्स, लेकिन इनके अंदर स्ट्रक्चरली थोड़े बहुत डिफरेंसेस मौजूद हो सकते हैं। ओके, तो मेन फोकस हमारा यहां पे रहेगा प्लांट सेल के ऊपर, और साथ ही साथ एनिमल सेल के साथ इसको कंपेयर करते हैं और इसको हम देखते हैं अभी। ओके, सो सबसे पहले इसको डिफाइन कर लिया जाए। सिंपलेस्ट मेम्ब्रेन
bonded vesicles present in both animal and plant cells. Alright students, इनके अंदर कोई बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी नहीं है. बाकी जैसे अभी हमने जो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम की बात की, जिस तरह वहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो गोल्गी एपरेटस वगैरह हैं, उस तरह के कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स नहीं हैं, लेकिन इनकी भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, बेशक एनिमल सेल्स में हो या फिर प्लांट सेल्स में हो. एनिमल सेल्स they contain numerous, बहुत सारे small but different types of vacuoles. एनिमल सेल के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स मौजूद हो सकते हैं. इनके फंक्शंस क्या हैं, इसको भी हम एंड पे देख लेते हैं. पहले जरा बात कर लें हम प्लांट सेल की. इनसाइड द प्लांट सेल देयर इज वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. एनिमल सेल्स के अंदर तो हमें पता चलता है कि न्यूक्लियस दरमियान में है और बाकी ऑर्गेनल्स जो हैं वो इधर उधर बिखरे हुए नजर आते हैं. लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर ऐसा नहीं है. प्लांट सेल्स के अंदर एक बहुत बड़े वैक्यूल की मौजूदगी की वजह से जो उसका अपना न्यूक्लियस और बाकी ऑर्गेनल्स हैं, इवन कि जो साइटोप्लाज्म है, वो भी धकेल दिया जाता है पेरिफेरी की तरफ, बैरूनी सतह की तरफ, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जो है वो प्रेशर के साथ धंसा जा रहा होता है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब एनिमल सेल को अगर देखें तो यहां पे डिफरेंट टाइप्स के हैं और छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स हैं. प्लांट सेल में एक ही बड़ा सा वैक्यूल है, जिसकी वजह से बाकी सब चीजें एक साइड पे जा चुकी हैं. लेकिन इसके साथ ही साथ इसकी सिग्निफिकेंस एनिमल सेल के वैक्यूल्स की निस्बत थोड़ी सी डिफरेंट है. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट सेल के लिए. क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले नंबर पे अगर हम इसकी मेम्ब्रेन की बात करें तो इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, और कुछ साइंटिस्ट तो ये कहते हैं कि इट इज नॉट जस्ट अ मेम्ब्रेन, इंस्टेड इट इज अ कंप्लीट मेम्ब्रेन सिस्टम. इसके अंदर बहुत सारे स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स मौजूद हैं जो कि जरूरत पेश आने पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट और बाकी मटेरियल्स को इनवर्ड आउटवर्ड आराम से मूव करवा सकते हैं. ऑलराइट, तो इसकी मेम्ब्रेन को नाम दिया गया है टोनोप्लास्ट. अब इसी के अंदर एक और सिग्निफिकेंट पॉइंट में ऐड करने लगा हूं, दैट इज नोन एज द टर्गर प्रेशर. जी स्टूडेंट्स, ये टर्म थोड़ी बहुत फेमिलियर है. ओके, अब इस टर्गर प्रेशर को अगर हम प्लांट सेल के रेफरेंस से देखें तो जितने भी इमेच्योर प्लांट्स होते हैं, जिनके अंदर अभी वुडी स्ट्रक्चर आपको नजर नहीं आना स्टार्ट हुआ, तो वहां पे सपोर्ट के लिए इवन इनसाइड द लीव्स ऑफ द प्लांट्स, और जो हर्बेशियस प्लांट्स हैं उनके अंदर जो मेन सपोर्टिव रोल है, दैट इज बीन प्लेड बाय द टर्गर प्रेशर. और टर्गर प्रेशर को कौन कंट्रोल कर रहा है? द वैक्यूल ऑफ द प्लांट सेल्स. ओके, जैसे हम लोग नॉर्मली अपने इर्द गिर्द देखें तो ये पालक और धनिया और इस तरह के जो हर्ब्स हमें नजर आती हैं, जड़ी बूटियां, उन जड़ी बूटियों के अंदर कोई स्पेशल सपोर्टिव स्ट्रक्चर या कोई टिश्यू मौजूद नहीं है, तो वहां पे पानी को वैक्यूल्स के अंदर मूव किया जाता है. प्लांट सेल्स जो हैं वो टर्जिड हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और फिर उनके उस फूलने वाले फैक्टर की वजह से पूरा प्लांट जो है वो इरेक्ट स्टेचर को मेंटेन करता है. वो पौधा जो है वो सीधा खड़ा रहता है अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर. लेकिन जब भी अगर वाटर की थोड़ी सी कमी हो जाए तो उस सूरत में क्या होता है कि प्लांट्स दे इमीडिएटली विल्ट, वो मुरझा जाते हैं. ओके, तो ये वाली चीज के पौधों का फ्रेश रहना और उनका अपनी नॉर्मल पोजीशन को मेंटेन करना, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ दिस प्लांट सेल वैक्यूल. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ ही साथ मैं एग्जांपल्स के तौर पे आपको वैक्यूल्स की टाइप्स बताने लगा हूं कि जो नॉर्मली मौजूद हो सकती हैं बोथ इन द प्लांट सेल्स और इन द एनिमल सेल्स. ओके, फूड वैक्यूल,
जिसमें खुराक को स्टोर किया जाता है। फिर इसके साथ ही साथ जो सेकेंड टाइप है दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसके नाम पे गौर करें तो अंदाजा होगा कि कॉन्ट्रैक्शन से इसका कोई ना कोई ताल्लुक है। यस, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस में एक चीज पढ़ी थी दैट वाज एक्सोसाइटोसिस। ओके, कि जितना भी एनिमल सेल या कोई भी प्लांट सेल जब कुछ खा पी लेता है तो उसके बाद उसने अपने एक्स्ट्रा मटेरियल्स को और अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर भेजना होता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हमें नजर आते हैं। मोस्टली दे कैन बी ऑब्जर्व्ड इन एनिमल सेल्स। ओके, एनिमल सेल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को और अनडाइजेस्टेड फूड को लेके ट्रेवल करते हैं टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वहां पे इनको पिंच किया जाता है, दबा दिया जाता है और उसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है रप्चर होती है और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। दिस इज द सेकंड टाइप, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ऑलराइट, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स द थर्ड वन इज lysosomes. They are also known as the digestive vacuoles. Okay, इनके अंदर खुराक के पार्टिकल्स को एंजाइम एक्शन के थ्रू डाइजेस्ट किया जाता है और ये डाइजेशन सेलुलर डाइजेशन कहलाती है। तो ये जो लाइसोसोम्स हैं इनको इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर।